एक स्कूल थी जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। ये जर्जर अवस्था में थी और इसका बेड़ा उठाया सत्यनारायण लड्डा ने। भीलवाड़ा जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर जो भीलवाड़ा का अंतिम गांव है, यहां से कई खिलाड़ियों ने नेशनल लेवल पर भी खेला और आज कई अच्छे पदों पर भी है। उस परिस्थितियों में यदि बच्चा यहाँ पर नंगे पांव सिर्फ निकर में और फटी बनियान में खेल करके नेशनल खेल सकता है, तो फिर यहाँ क्या कुछ किया जा सकता है? ये हमारे मतलब सपने कल्पना से परे है। हमने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि हमारे गांव में ऐसी सुविधाएं, ऐसा विद्यालय बनेगा। इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमारे यहाँ पे टर्फ बनाया। हम पहले ग्राउंड में खेला करते थे, वहाँ पे बहुत धूल वगैरह होती थी, अच्छे से हमारी प्रैक्टिस भी नहीं हो पाती थी। पुरानी कहावत है, जो एक बार ठान ले उसे कोई रोक नहीं सकता, और एक कहावत सही सिद्ध साबित हुई। भीलवाड़ा जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर जो भीलवाड़ा का अंतिम गांव है और राजधानी जयपुर से 170 किलोमीटर की दूरी पर फूला गांव, वहां पर एक स्कूल थी जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। ये जर्जर अवस्था में थी और इसका बेड़ा उठाया सत्यनारायण लड्डा ने, जो 50 साल पहले इसी स्कूल से पढ़े और निकले और जयपुर होते हुए कलकत्ता कई बड़े संस्थानों में उन्होंने पढ़ाई की, और कहा जा रहा है कि वो फूला गांव के पहले इंजीनियर थे। उन्होंने ही ये स्कूल बनाई। ये स्कूल सरकारी थी, कहीं जर्जर अवस्था में थी और आज बहुमंजिला इमारत है। पर आपको बता दें, फूला गांव को हॉकी विलेज भी कहा जाता है, क्योंकि यहां से कई खिलाड़ियों ने नेशनल लेवल पर भी खेला और आज कई अच्छे पदों पर भी है, चाहे पुलिस के अंदर हो या फिर अध्यापक। कई ऐसे मुकाम हासिल किए और अब हम उनसे मिलाने जा रहे हैं सत्यनारायण लड्डा ने, जिन्होंने बहुमंजिला इमारत बनाई। क्योंकि कहा जाता है कि लगभग 4 साल पहले तक यहाँ इस आधुनिक और टेक्नोलॉजी के युग में भी बच्चे शिक्षा से वंचित थे। पर आप देख पा रहे होंगे, इतना आलीशान स्कूल बना दिया है जो प्राइवेट स्कूल के मुकाबले बड़ा सुंदर दिख रहा है। और जहां मैं खड़ा हूं, ये हॉकी ग्राउंड है, वहां पर बच्चे हॉकी खेलेंगे, क्योंकि इस फूला गांव को हॉकी गांव भी कहा जाता है। पहले यहाँ बच्चे मिट्टी में प्रैक्टिस किया करते थे और अब इनके लिए मैदान तैयार किया जा रहा है, वो तैयार कर रहे हैं सत्यनारायण लड्डा ने। उन्होंने किसी से कोई मदद नहीं ली, क्योंकि वो पहले इंजीनियर थे। लोग उन्हें कई बातें कहते होंगे, वो खुद शिक्षित हुए, कमाए और अब बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं एक बहुमंजिला इमारत और एक अच्छा ग्राउंड। चलिए उनसे मिलाते हैं कि क्या उनकी सोच रही है, क्यों उन्होंने ये स्कूल बनाई है। जिस कहानी का हम जिक्र कर रहे हैं, उसके मुख्य किरदार सत्यनारायण लड्डा थे, वो हमारे साथ मौजूद है। सर, पहले तो आपने इतना बेड़ा उठाया और गांव के बच्चों को इस आधुनिक युग में, टेक्नोलॉजी के युग में, जो शिक्षा से वंचित थे, उनके लिए बहुमंजिला इमारत खड़ी कर दी। क्या सपना था? क्योंकि जब आपके बारे में मैं गाँव से निकलते सुनते आ रहा था, लोग कह रहे थे कि पहले तो वो इस गाँव के पहले इंजीनियर हैं और इस 70 के दशक में वो यहाँ से पढ़ के बाहर गए और उसके बाद में इतनी बड़ी इमारत बनाई। क्या सपना था आपका? तो ये बात सही है कि जब मेरी स्कूलिंग यहाँ हुई थी तो सारे अधिकांश बच्चे एक पेड़ के नीचे ही पढ़ते थे। पेड़ के नीचे पढ़ते। एक यहाँ शाहपुरा एस्टेट थी, राजघराना था, जिन्होंने यहाँ पे एक माध्यमिक शिक्षा स्कूल बनाई थी और उसमें 8 कमरे थे, छोटे छोटे कमरे थे, जहाँ पे कुछ कमरे तो स्टाफ के लिए, प्रिंसिपल के लिए और स्टोर वगैरह के लिए, तो उसी में काम आ गए। तो फिर बच्चों को बाहर बैठ के ही पढ़ना पड़ता था। अच्छा। तो जब मैं 9वीं में गया और जब यहाँ पे साइंस की फैकल्टी चालू हुई, तो मेरे बैच में वहाँ साइंस मैथ्स में सिर्फ 3 बच्चे थे। अच्छा। और हम तीनों बच्चे बाहर पेड़ के, नीम का पेड़ था वहाँ सामने की तरफ ही, झंडे के पीछे, वहीं पर बैठ के पेड़ के नीचे ही हमने पढ़ाई करी, साइंस के स्टूडेंट होते हुए। अच्छा। फॉर्चुनेटली किस्मत अच्छी रही, पढ़ाई में भी मैं अच्छा था, तो बोर्ड में मैं रैंक होल्डर रहा और उसके कारण से मेरे को बिट्स पिलानी में डायरेक्ट एडमिशन मिला। ठीक। वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग करी। 72 में मैंने वहाँ ज्वाइन किया था, यानी कि 72 में मैंने यहाँ से हायर सेकेंडरी करी थी और 77 में मैंने बिट्स पिलानी से अपना इंजीनियरिंग का ग्रेजुएशन किया। उसके बाद में 2 साल मैंने किस इंडस्ट्री में सर्विस करी और फिर मैं IIM कलकत्ता मैनेजमेंट की स्टडीज़ के लिए गया। उसके बाद में मैंने अपना उद्योग एक भीलवाड़ा में चलाया था, जो बाद में मैंने जयपुर में शिफ्ट किया। ठीक है। और 3 साल पहले मैंने उस उद्योग को, क्योंकि मुझे लगा कि अब आवश्यकता नहीं है, तो उसको मैंने
सेल ऑफ कर दिया। ठीक है। वो सेल ऑफ करने के बाद में हाथ में पैसे थे और उसी समय मेरा गांव में आना हुआ। तो यहाँ आया तो जब स्कूल में, क्योंकि स्वाभाविक है कि मैं अभी स्कूल में जहाँ पढ़ा हूँ आता ही हूँ, तो आया तो मैंने देखा कि अभी बच्चों की संख्या तो कई गुना बढ़ गई, लेकिन स्थितियाँ वो की वही। जब आप पेड़ के नीचे पढ़ा करते थे और वही 8 कमरे, वही बिल्कुल वही 8 कमरे, और वही अधिकांश बच्चे वही पेड़ के नीचे बैठ के ही पढ़ रहे थे। तो ऐसा कुछ मन में आया है कि कैन वी डू समथिंग विच विल ट्रांसफॉर्म दीज चिल्ड्रंस लाइव्स। तो चूंकि उस समय मेरे हाथ में कुछ पैसे की ताकत थी, तो ऐसा सोचा कि क्यों ना हम ऐसा एक संस्था बनाएं यहाँ पर जो कि उन सब सुविधाओं से सुसज्जित हो जो मेरे समय पे नहीं थी। तो प्राइवेट स्कूल के अंदर जो देखा जाता है, अच्छी लैब्स होती हैं, लाइब्रेरी होती है, स्मार्ट क्लासरूम्स होते हैं, भव्य बिल्डिंग होती है। तो उस सपने को लेकर के हमने इस कैंपस की डिज़ाइनिंग करवाई। दूसरा, मेरे समय से ही यहाँ पर हॉकी का बहुत बड़ा जुनून रहा है बच्चों में, जिसे कहा भी जाता है कि फुले गांव एक हॉकी विलेज है। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मेरे साथ जो बैठे हैं ये मेरे सहपाठी हैं और उस समय के ये हॉकी के स्टार प्लेयर हैं। अच्छा। ये RAS से रिटायर हुए हैं, श्रीपाल जी। और उस परिस्थितियों में यदि बच्चा यहाँ पर नंगे पांव सिर्फ निकर में और फटी बनियान में खेल करके नेशनल खेल सकता है, तो फिर यहाँ क्या कुछ किया जा सकता है। तो इसलिए हमने हॉकी के लिए भी वैसा ही सपना देखा, जैसे स्कूल के लिए देखा वैसे ही हॉकी के लिए भी देखा, और एस्ट्रोटर्फ प्लान किया। एस्ट्रोटर्फ में भी क्या है कि जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है उसकी रिकमेंडेशन है कि जो ट्रेडिशनली जो हॉकी के फील्ड बनते हैं, टर्फ बनते हैं, वो सारे वाटर इरिगेटेड होते हैं, खूब सारा पानी लगता है, वातावरण के लिए वो ठीक नहीं है। और इसके अलावा पानी की गुणवत्ता अच्छी होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ उसकी लाइफ बहुत ही कम हो जाती है। तो एक नई टेक्नोलॉजी विकसित हो रही थी जिसको सैंड ड्रेस्ड कहते हैं, यानी कि उसमें क्वार्ट्ज की सिलिका से जो है उसकी ड्रेसिंग की जाती है, तो उसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती और वातावरण के लिए बहुत ही वो फेवरेबल है। तो वो सैंड ड्रेस्ड टर्फ लगाने का हमने फैसला किया। तो चूंकि यहाँ पर हमने देखा है कि पिछले 50 सालों में नेचुरल टैलेंट हॉकी के लिए है, आज भी यदि इस 30 किलोमीटर के एरिया में घूमेंगे कम से कम 1000 बच्चे आपको मिलेंगे जो हॉकी के जुनून में हैं। बिल्कुल, मतलब अभी जब यहाँ पे इस टर्फ पे काम चल रहा है तो बच्चे कहीं पर भी जहाँ खाली जगह होती है वहाँ जा करके और वो शाम को खेलते ही हैं। फूलिया के आसपास आपको 200-250 बच्चे हमेशा खेलते हुए मिल जाएंगे। अच्छा, ये सवाल ये बार बार उठा है कि आप खुद यहाँ के हैं, फुले गांव में ये हॉकी का जुनून कैसे जगा? सवाल ये बन रहा है। ये तो क्या बताऊं मैं, क्योंकि लेकिन मैंने तो देखा है कि है। क्यों है? कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को अच्छा खेलते हुए देखते हैं, उससे दूसरा बच्चा प्रेरणा लेता है, फिर धीरे धीरे वो जो है वो जैसे कारवां बनता है ना, वैसे एक जुनून बन जाता है। अच्छा, उनमें से सत्यनारायण लड्डा इंजीनियर कैसे बन गए? क्यों उन्होंने हॉकी का क्यों नहीं रास्ता तय किया? मैंने हॉकी का रास्ता क्यों नहीं किया? कई कारण हो सकते हैं, मैं तो अब उतना एनालिसिस नहीं करूँगा, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी थी कि एक तो मैं पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था। ठीक है। मतलब शुरू से ही आई वाज ए टॉप रैंकर। हाँ। और बोर्ड में जब मेरा रैंक आ गया तो ऑटोमेटिक मेरे पिताजी चाहते थे कि ये मैथ्स पढ़े और इंजीनियर बने। अच्छा। तो दैट वाज वन पार्ट। और बिट्स पिलानी का उस समय बहुत ही बड़ा नाम था, तो उनका सपना था कि ये बिट्स में पढ़ने जाए। तो फॉर्चुनेटली मेरी रैंक भी आ गई, मेरा डायरेक्ट एडमिशन भी हो गया और हम इंजीनियर बन गए। सत्यनारायण जी, मैं दिमाग में कुछ चीज़ें बार बार ही घूम रही कि जब मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो सड़कें ठीक हो चुकी हैं पहले के मुकाबले, पर एक सोच होती है ना कि गांव के बच्चे कुछ नहीं कर सकते, पर इस गांव में आके लग रहा है कि आप एक बार मौका दीजिए, अब वो कर दिखाएंगे जो शहर के बच्चे नहीं कर सकते। चाहे आपकी बात कीजिए, चाहे आपके सहपाठी की बात कीजिए, यहाँ के जो बच्चों में जुनून दिखा वो कहे कि साहब हमें एक बार मौका मिलना चाहिए, चिंगारी मिलनी चाहिए, हम अपने कदम वैसे ही बढ़ा लेंगे। एकदम सही है। मतलब वास्तव में और क्या होता है कि कई चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री होती है, यानी कि एक चीज़ इंतज़ार करती है कि कब उसको ऐसी परिस्थिति मिले और वो अपनी प्रतिभा को सामने ले आए। जैसे एक बीज पड़ा होता है ज़मीन के अंदर, लेकिन जैसे ही बारिश आती है, थोड़ी ठंडक हो जाती है, पानी मिल जाता है, तो अपने आप वो अंकुरित हो जाता है। तो ये ऐसी चीज़ है कि जैसे ही यहाँ पे इस तरह की सुविधाएं मिलेगी तो जो पोटेंशियल अभी तक डॉर्मेंट पड़ा था उसको एक्सप्रेस करने का, उसको बाहर आने का डेफिनेटली मौका मिलेगा। और ये बच्चे, मतलब मैं तो पूरी तरह से कन्विंस्ड हूँ कि ओलंपिक खेलेंगे, वर्ल्ड कप खेलेंगे, इस गांव का नाम रोशन करेंगे। अच्छा सत्यनारायण जी, एक और सवाल लेंगे। जब आप बाहर पढ़ रहे थे, बाहर नौकरी कर रहे थे, तो जब आप आपका गांव का जिक्र करते होंगे तो ये दिमाग में स्कूल उस वक्त भी घूम रहा होगा कि साहब 8 कमरे की स्कूल थी, हम पेड़ के नीचे पढ़ते होंगे। तो क्या सपना, ये जो पूरा रोड मैप है जो आपने
पहले ही तैयार कर लेता है कि मैं स्कूल जाऊंगा और वहाँ इतनी बड़ी बहुमंजिला इमारत खड़ी करूंगा, बच्चों के लिए ग्राउंड तय करूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कभी ऐसा सपना नहीं था। ये तो उसी समय आया और उसी क्षण पे आया, क्योंकि उस समय मेरे पास साधन था। पहले उस तरह की कोई परिस्थिति नहीं थी और मेरी अपनी कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां थी, लेकिन वो सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई और साधन मेरे हाथ में था। तो मेरे को लगा कि इससे बढ़िया उपयोग इसका और कुछ नहीं हो सकता। तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ सहयोग मिला? आर्थिक सहयोग तो नहीं, अच्छा। बाकी सहयोग के लिए हम जाते ही हैं, लेकिन सरकारी तंत्र तो जैसे काम करते हैं। अच्छा, एक सवाल है कि ये पूछना आपसे ठीक नहीं होगा, पर फिर भी पूछ लेते हैं। क्या कोई दबाव रहा कि आप स्कूल क्यों बना रहे हैं, इतनी बड़ी स्कूल क्यों बना रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है? कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ों के साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं जो अड़चने डालती हैं इन चीज़ों में। तो मैं तो इस बारे में भाग्यशाली रहा कि सबसे ज़्यादा जो यदि कोई ऑपोजिशन आता है तो घर वालों से आता है। अच्छा। क्योंकि जब इतना पैसा बाहर जाता है तो सब साधारणतया एक परिवार में देखेंगे, सब देखते हैं कि यार ये क्या कर रहे हो, क्यों नहीं बच्चों के लिए, क्यों नहीं अपने लिए। सिक्योरिटी का एक सेंस रहता है, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे को वो पूरा सपोर्ट मिला। हाँ, पूछना जायज़ होगा, क्योंकि परिवार के लोग चाहते हैं कि जहाँ पैसा लगा है वहाँ से रेवेन्यू वापस भी आए, पर आप ऐसे जगह पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जो इन फ्यूचर में आपको आने वाला नहीं है, पर एक सुकून होगा कि चलो हमने ऐसा कर दिया है। क्योंकि कई करोड़ों रुपए खर्च होंगे, लोग कह रहे हैं कि साहब लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए खर्च होने की आशंका है, एकदम किले की तरह स्कूल बना दिया है। तो परिवार वालों का जब जिस बात का आपने जिक्र किया कि कुछ रेवेन्यू आएगा, तो पैसा खर्च कर देना मतलब समझ नहीं आया मुझे। तो रेवेन्यू को दो तरह से देखा जा सकता है, एक तो रुपये में फाइनेंशियल, और दूसरा रेवेन्यू होता है एक पीढ़ी को नई दिशा मिल जाना। इस स्कूल से मैं निकला, यदि इस सारे प्रयास से मेरा जैसा एक भी निकल गया, 2 निकल गए, 10 निकल गए, हो सकता है 100 निकल गए, तो वो एक गांव की नहीं, एक राज्य की, पूरे देश की परिस्थितियों को बदल सकते हैं। तो वो रेवेन्यू बहुत बड़ा है, उस रेवेन्यू का इस रेवेन्यू से कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। प्रेम जी, आपकी सोच को सलाम है। आपकी जो सहपाठी उनसे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ सपना रहा आपका। सर ने बड़ा बेड़ा उठाया और इनकी बातों से लग रहा है कि वो इस गांव के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और जैसे वो जिक्र भी कर रहे हैं कि अगर मेरे जैसे एक आदमी निकला है तो कई सैकड़ों लोग होंगे जो इस गांव की तरक्की में शामिल होंगे। आपके दोस्त को कैसे देख पा रहे हैं आगामी फ्यूचर को? देखिए, जो सत्यनारायण जी कर रहे हैं ये विलक्षण है, कल्पना के बाहर है। इस तरह की सोच मेरे ख्याल से लाखों में कोई एक रखता होगा, जो खुद अपने घर से इतना खर्च करके गवर्नमेंट के नाम पर ये जो स्कूल बन रही है, ये भी गवर्नमेंट की, कोई इनकी प्राइवेट नहीं है, और गांव के लिए जिस तरह की कल्पना करके शिक्षा के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में एक आदर्श बनाना चाह रहे हैं, ये तारीफ के काबिल है, ये विलक्षण चीज़ है। अच्छा, आप भी इस फुले गांव से निकले और हॉकी में अच्छा नाम कमाया, नेशनल प्लेयर रहे हैं, फिर आरएएस में ड्यूटी पर कार्यरत हो गए। गांव को कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि मैं बार बार जहन में वही सवाल आ रहा है कि बस एक बच्चे को एक हौसला चाहिए कुछ कर गुजर जाने का। ये सब एक माहौल से बनता है कि आने वाली पीढ़ी अपने से जो बड़े हैं उनको किस नज़र से, किस रूप में देखती है, वहाँ से उनको प्रेरणा मिलती है, वो भी कुछ बनने की कोशिश करते हैं, चाहे वो खेलकूद है, चाहे वो अपना कैरियर है। तो जो कुछ भी यहाँ से निकले हैं पढ़ लिख करके, और फिर हालांकि गांव में नहीं रह पा रहे हैं वो, लेकिन उनके बारे में सुनते हैं तो वो उनको प्रेरणा मिलती है। इसकी वजह से धीरे धीरे माहौल यहाँ तक बदल गया है कि जो आने वाली पीढ़ी है उनको खेलकूद के क्षेत्र में भी और शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने की ललक है। अच्छा सत्यनारायण जी, अंतिम सवाल है, इस स्कूल का क्या नाम रहेगा? इसकी हमने एक्चुअली ब्रांडिंग करी है। इसमें शुरू में तो हालांकि इसी स्कूल की मेरी विचारधारा थी कि ये स्कूल को अपन अच्छा बना देंगे, लेकिन जैसे ये इवॉल्व होने लगा तो मुझे लगा कि देश के हर कोने में जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर ऐसे एक सेंटर की ज़रूरत है। तो हमने इसको ब्रांडिंग करी सेंटर फॉर एकेडमिक्स एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस, CASE केस। अच्छा। और ये विज़न मेरे मन में आया कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं, जो समाज में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, वो लोग इसको नोटिस करें और ये एक रोल मॉडल बन के देश के हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक रूरल एरिया के अंदर ऐसा सेंटर बने। तो जैसे एक केस फुलिया कला है, ऐसे एक केस ABCD बने।
देश के हर जिले के अंदर ऐसा सेंटर आना चाहिए जो एक्सेलेंस का एक सेंटर हो, दोनों ही एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स को इंटीग्रेट करके, ये विजन है। अच्छा, एक पोस्ट लगा हुआ है श्री कल्याण सेवा संस्थान, वहाँ पे के द्वारा बिल्डअप किया गया था, आपके दादाजी थे कल्याण जी। इस संस्थान का क्या मकसद है? हर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ तो मीडियम चाहिए, तो फिर जिसको एनजीओ कहते हैं, तो ये हमने कॉन्स्टिट्यूट किया। आप आश्चर्य करेंगे कि इसमें मैं नहीं हूँ। अच्छा, इसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे ये गांव के लोग हैं। अरे वाह, सारे गांव के लोग ही हैं जो इसको मैनेज करते हैं या मेहनत करते हैं या अपना समय देते हैं। आई हैव नो ऑफिशियल प्रेजेंस इन दैट बोर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण जी, आपने एक बड़ी मिसाल पेश की है फुलिया गांव में। और ये भीलवाड़ा जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर की दूरी पर अंतिम गांव है, वहाँ इतना बड़ा एक बहुमंजिल इमारत खड़ी करके एक पूरे प्रदेश में एक मिसाल खड़ी कर दी, जहाँ लोग शिक्षा के नाम पर रोजगार कर रहे हैं, एक धंधा कर रहे हैं, चाहे कई तरह की बातें हो पा रही है। पर देखिए, अपने दम पर सरकारी स्कूल को इतना बड़ा बहुमंजिला इमारत बना दिया कि एक बड़ी मिसाल पेश होगी। देखिए, ये वही टीचर है जो टीचर यहाँ पहले पढ़ते थे और पढ़ाना शुरू कर दिया। इन लोगों से बात कर लेते हैं। अगर सर, आपको कैसा प्राउड फील हो रहा है कि आप पहले यही पढ़ते थे और बच्चों को यही पढ़ाना शुरू कर दिया? बिल्कुल सर, हमारे को बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। मैं इसी विद्यालय से, इसी ग्राउंड पे, जब पहले पुराना था, यहीं खेल के हम राष्ट्रीय स्तर तक खेला हूँ और साई में रहा था। उसके बाद मैंने फिजिकल टीचर बना और अभी मैं यही कार्य कर रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, सुबह शाम खिलाते हैं। और यहाँ हॉकी का अच्छा स्कोप है। तो भाई साहब ने ये देखा, ये तो यहाँ विद्यालय का शूटर बनाए हैं, तो भविष्य में ये ग्राउंड बनने से इस ग्राम को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। यहाँ से भविष्य में आने वाले 5-10 सालों में बहुत सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी निकलेंगे, ऐसा में पूरा विश्वास है, पूर्ण है। अच्छा, ये संस्था ने इतना बड़ा स्कूल बना दिया है, जो स्कूल पूरी जर्जर अवस्था में हुआ करता था। कैसे देखते हैं उनका ये विजन? ये हमारे मतलब सपने, कल्पना से परे है। हमने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि हमारे गांव में ऐसी सुविधाएं, ऐसा विद्यालय बनेगा। ये भाई साहब की बड़ी सोच थी, जो हमारे सत्यनारायण जी लड्डा, हमारे सत्यनारायण जी लड्डा साहब है, तो उनकी बड़ी सोच है। जो उन्होंने, वो भी यहीं से पढ़ के गए थे, लेकिन उन्होंने सोचा अरे जंजर को हम, इतना सोच बड़ा प्रोजेक्ट है, हमें बहुत गर्व फील है। और हर तरह से पढ़ाई में, खेल में यहाँ से बच्चे आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। अच्छा, 9वीं से 12वीं तक के बच्चे यहाँ हैं और इनके साथ साथ यहाँ हॉकी के भी अच्छे खासे इच्छुक हैं, जो आप शिक्षक हैं और आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। कितना रुझान देख पाते हैं गाँव के लोगों में बच्चों? यहाँ इस गांव में नहीं, यहाँ के जो 10-15 किलोमीटर एरिया में जितनी भी स्कूलें हैं, सीनियर स्कूल, मिडिल स्कूल, वहाँ सभी में हॉकी खेली जाती है। हाँ, अभी यहाँ इस में भी आसपास के 2-3 गांवों के बच्चे हैं, आए हैं, और हमारे 10-15 किलोमीटर में पूरा हॉकी का जुनून है। अभी तो चलो ऑफ सीजन है, वरना यहाँ संख्या माएगी नहीं, जितने बच्चे खेलने के लिए आतुर हैं। अच्छा, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबिर हुसैन उस्ता है। साबिर हुसैन जी, शारीरिक शिक्षक हूँ मैं। ये जो इधर एस्ट्रोटर्फ का मैदान दिख रहा है, ये जो भव्य बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये इस गांव का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। और इस ड्रीम प्रोजेक्ट को आदरणीय लड्डा साहब ने, सत्यनारायण जी लड्डा ने जागती आंखों से देखा और इसको साकार किया है। ये फुलिया कला के लिए आसपास के जितने भी सराउंडिंग में जो जितने भी गांव हैं, स्कूल्स हैं, जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं भी इसी विद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने अपना प्रारंभिक जीवन और 12वीं तक की पढ़ाई इसी विद्यालय से की है। लेकिन हम चारों तरफ देखते हैं, साधन सुविधाओं का अभाव होता है, और विशेष रूप से जो हॉकी का जो खेल है, बहुत महंगा खेल होता है और छोटे छोटे गाँवों के बच्चे ये एफर्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में हॉकी खेल चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। ये जितने भी बालक बालिकाएं आपके सामने बैठे हैं, ये सभी हॉकी से जुड़े हुए हैं और शिद्दत से हॉकी खेल रहे हैं। अच्छा, आपने जब पढ़ाई की तब ये 2 कमरों की स्कूल हुआ करती थी, जर्जर अवस्था में हुआ करती थी, बहुमंजिला इमारत खड़ी करती है 3 सालों के भीतर एक गांव में। आपने कहा कि एक सपने को साकार करने वाली एक बहुमंजिला इमारत है, तो क्या विजन रहा उनके? कभी आप जब उनके पास बैठते होंगे, उठते हुए किस तरह लड्डा जी के पास, तो कभी साझा किए कि साहब हमने स्कूल क्यों बनाई? बिल्कुल सर, लड्डा साहब ने जो एक सोच कायम रखी है,
कि इस विद्यालय में, इस गांव के, छोटे से गांव के जो जर्जर भवन हुआ करता था, इस जर्जर भवन में बच्चे बैठते हैं, अभावों में अपनी शिक्षा पूरी करते हैं, अभावों के साथ ही वो खेल जीवन भी अपना जी रहे हैं। तो इसी चीज़ को उन्होंने सोचकर एक हाईली विजन इस सामने, गांव के सामने, पूरे राजस्थान के सामने रखा है। आपका नाम? अशोक कुमार टेलर, और फूलिया कला से हूँ। पास में रामपुरा विद्यालय है, वहाँ पर मैं पोस्टेड हूँ। और क्योंकि मैं विद्यार्थी जीवन में हॉकी से जुड़ा हुआ था, वहाँ भी मैं हॉकी खेल से जुड़ा हुआ हूँ। बच्चे तैयार हो रहे हैं और भविष्य में वो बच्चे इसी विद्यालय में पढ़ेंगे और इसी मैदान पर हॉकी खेलेंगे। ये उनका सौभाग्य होगा। तो गांव के लिए बड़ा स्कूल बनना कैसे मानते हैं? बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर, इस गांव के लिए नहीं, जिले के लिए और राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि गिने चुने एस्ट्रोटर्फ मैदान इस पूरे राजस्थान में। मेरा नाम अमजद खान है और मैं इस विद्यालय का पूर्व छात्र और पूर्व हॉकी खिलाड़ी भी हूँ। और जैसा कि इस विद्यालय में सुविधाओं का काफ़ी अभाव था, बच्चे पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ते थे। हम खुद भी पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़े। हमने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और हाफ ईयरली एग्ज़ाम जैसी परीक्षाएं भी पेड़ों के नीचे बैठ के दिए। इन सभी सुविधाओं को कल्याण सेवा संस्थान ने जब देखा तो उसी टाइम इन्होंने संकल्प लिया कि इस विद्यालय में विकास की काफ़ी ज़रूरत है और इन्होंने ये बीड़ा उठाया कि इस विद्यालय का एक बढ़िया शानदार भवन का निर्माण होना चाहिए, जहाँ उपयुक्त सुविधाएं बच्चों को मिल सके, लाइब्रेरी और सारी जो लैब्स वगैरह है और उपयुक्त वातावरण एक विद्यालय के रूप में जो बच्चों को मिलना चाहिए, वो इन्होंने एक शानदार स्कूल बिल्डिंग बना के वो वातावरण तैयार किया है। और साथ में ही ये जो गांव है हॉकी खेल के नाम से जाना जाता है। पिछले 30 से 35 सालों से यहाँ हॉकी का काफ़ी वर्चस्व है, लेकिन हमारा राष्ट्रीय खेल होने के बावजूद भी हॉकी काफ़ी पिछड़ा हुआ है, वो अपना वर्चस्व कायम नहीं कर पाए। उसका सबसे बड़ा रीज़न ही ये है कि इस खेल में सुविधाओं का अभाव है। लोगों को खेल सामग्री, अच्छे कोच और अच्छा खेल मैदान नहीं मिल पाता है, इसलिए इस खेल का राष्ट्रीय खेल होने के बावजूद भी इतना वर्चस्व नहीं बन पाया है। इसी का भी इन्होंने संकल्प लिया कि अगर जब इस गांव से इतने शानदार खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर तक अपना नाम रोशन कर रहे हैं, गांव का नाम रोशन कर रहे हैं, तो इनके लिए भी कुछ प्रयास किया जाए ताकि ये और ज़्यादा अच्छे स्तर पर और अच्छा प्रदर्शन करके इस क्षेत्र का, इस गांव का और अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। इसलिए एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान जो कि सबके लिए एक सपना हो सकता है, क्योंकि राजस्थान में भी मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरी जानकारी है 4था या 5वां स्टेडियम बनने जा रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा खर्च से बनता है, लेकिन इन्होंने ये सपना भी साकार कर दिया है और स्कूल भवन के ठीक सामने मैदान लगभग बनकर तैयार हो चुका है। इसमें कुछ ही काम और बाकी है। मतलब पूरा गांव और पूरा ये उपखंड क्षेत्र, इस गांव का आसपास का क्षेत्र जो कि सारे हॉकी खिलाड़ी है, सभी इनके आभारी है कि इन्होंने जो सपना देखा और हम सब ने भी जो सपना देखा उसको इन्होंने साकार करके बताया है। कैसा लग रहा है, क्योंकि कई लोगों का सपना होता है कि हम बाहर तक खेले, हॉकी खेल रहे हैं? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे टर्फ बन रहा है, इससे हम इंटरनेशनल और आगे भी खेल सकते हैं, अपने गांव का नाम और फुलिया का नाम रोशन कर सकते हैं। और हम ये टर्फ बना रहे हैं, उनको अपने दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमारे यहाँ पे टर्फ बनाया। हम पहले ग्राउंड में खेला करते थे, वहाँ पे बहुत धूल वगैरह होती थी, अच्छे से हमारी प्रैक्टिस भी नहीं हो पाती थी, और तो उस ग्राउंड में खेल के भी हमने नेशनल पे जा लिया है। और अगर हम इस टर्फ में खेलेंगे तो हम इंटरनेशनल तक जा सकेंगे। इन सर का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे पूरे दिल सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इतना बड़ा स्कूल बना है, क्योंकि 3 साल पहले एक छोटा स्कूल हुआ करता था, पढ़ने की जगह नहीं थी। अब ऐसा कर रहा है कि हमारे गांव में भी एक बड़ी स्कूल है जो प्राइवेट स्कूल की तरह है। हाँ, यहाँ पे ये स्कूल बनी है, इससे हमारे यहाँ पे बच्चे बहुत विकास कर सकेंगे और वो बहुत शिक्षित हो सकेंगे। यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी है, सभी लाइब्रेरी है, सभी है जो बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है। देखिए, जहां बच्चे ये हॉकी खेल रहे थे वहीं उसी स्पोर्ट्स कोटे से सरकारी नौकरी लगी। उनसे बात कर लेते हैं। साहब, बड़ा प्राउड फील होता होगा, इसी गांव से निकले और हॉकी में अपना नाम कमाया और नेशनल लेवल पे खेले और आज अपने सरकारी का पद पे कार्यरत है आप। जी, मेरा नाम शोएब कुरैशी है। मैं यहीं पढ़ा हूँ 9th क्लास से। फिर उसके बाद मैंने जयपुर स्पोर्ट्स काउंसिल का एक एकेडमी हॉस्टल चलता है, मैं वहाँ प्रैक्टिस करा। उसके बाद 12th वहाँ से की। फिर मैंने वहाँ से जॉब लिया पुलिस का। उसके बाद मैंने वापस ट्राई किया, वापस मेहनत किया। फिर मैंने एजी का जो डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। अभी मैं एक्सीलेंसी में हूँ साई औरंगाबाद में, वहाँ मैंने प्रैक्टिस की। और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे गांव में भी इतना बड़ा स्टेडियम बन रहा है और मेरे जैसे ही नहीं, मेरे से भी अच्छे प्लेयर निकले। मैं यही चाहता हूँ, सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, जब आप पढ़ते होंगे तब स्कूल की हालत है वो जर्जर अवस्था में थी। जी, हॉकी खेलने के लिए आपको कितना दूर जाना पड़ता था और आज आपके गांव के अंदर इतना बड़ा स्कूल है, हॉकी ग्राउंड है?
हाँ, यही है कि पहले यहाँ मिट्टी का ग्राउंड था तो इंजरी भी होती थी। अब इंजरी से बचेंगे प्लेयर, अच्छा अपना 100% एफर्ट दे पाएंगे और अच्छे प्लेयर निकलेंगे। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरा गांव का नाम रोशन हो, स्कूल का नाम रोशन हो। बस अच्छा, सत्यनारायण लड्डा जी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल करके बच्चों के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म और साथ ही शिक्षा के लिए भी एक बड़ी बहुमंजिला इमारत खड़ी की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? उनको मैं धन्यवाद ही कहना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ कर दिया हमारे इस छोटे से गांव में। बस यही है कि अब कोई अच्छा प्लेयर निकले मेरे से भी अच्छा, जो इस गांव का नाम रोशन करे, इस संस्था का नाम रोशन करे, मैं यही चाहता हूँ। अच्छा, इस फूले गांव का है वो हॉकी गांव भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से चाहे शिक्षक हो या विद्यार्थी हो या आप जैसे लोग हो, वो पढ़ के सीख के और नेशनल लेवल पे खेलते हैं, और कुछ लोग यहाँ शिक्षा भी दे रहे हैं। पूरा गांव में जो ये आसपास के बच्चे आप देख पा रहे हैं, ये सभी इसी गाँव के रहने वाले हैं। सब में एक हॉकी की ललक है कि सीखे और आगे बढ़े। आप में कैसी चीज बिल्डअप हुई कि साहब मुझे हॉकी खेलना चाहिए और आगे जाके देश का नाम रोशन करना चाहिए? मैं पहले मेरा बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं छोटा था तभी देखता था सब लोग खेलते थे। सर अच्छे प्लेयर है बहुत, काफ़ी हमारे कोचेज बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे खेले हुए हैं। और हमारे गांव में मतलब ये है कि हॉकी को लेके बहुत अलग ही है, मतलब हॉकी बहुत अव्वल लेवल की खेलते हैं आसपास में, और भीलवाड़ा जिले में बहुत अच्छा है राजस्थान में। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आगे भी अच्छा ही हो और सब प्लेयर और अच्छे प्लेयर निकले यहाँ से, बस। अच्छा, आपका नाम क्या है और कहाँ कार्यरत है? मेरा नाम शोएब अख्तर कुरैशी है। मैं राजस्थान पुलिस में पहले था, अब मैं CAG डिपार्टमेंट में हूँ, AG राजस्थान। अब अभी स्पोर्ट्स कोटे से लगे? जी, मैं स्पोर्ट्स कोटे से लगा हूँ दोनों जॉब। देखिए, ये शोएब भाई है जो फूले गांव से ही निकले और इसी स्कूल में लगभग 3 साल हो गए स्कूल को बनते हुए हैं, पर ये जब जर्जर अवस्था में थी तभी यहाँ से एजुकेशन प्राप्त करके हॉकी खेलते हुए जयपुर पहुंचे और उसके बाद में नेशनल लेवल पे खेला और उनके बाद स्पोर्ट्स कोटे में उनकी नौकरी लगी और आज अच्छे पद पर कार्यरत हैं। ये तमाम छात्र हैं, इनके अंदर भी वो ऐसी इच्छा है कि हम भी हॉकी खेलकर अच्छे नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पर खेलें। तमाम जितने भी कोच हैं, ये कोच भी यहीं से सीखे और पढ़े, इस स्कूल से ही पढ़े और अभी इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ये बड़ा मुकाम है। और वैसे भी भीलवाड़ा से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर ये लास्ट कॉर्नर का गांव है, वहां पर ये स्कूल है और तमाम जो गांव के लोग हैं फूला गांव के वहां, और इस गांव को भी हॉकी गांव कहा जाता है।